विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। हेमेटेनिक्स वो सारे एजेंट होते हैं जो आपके एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। दे जनरली एक्ट बाय स्टिमुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस और इरिथ्रोपोइसिस। ये कैसे एक्ट करते हैं? ये जनरली जो इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होती है, दैट इज़ आरबीसी फॉर्मेशन और हीमोग्लोबिन सिंथेसिस जो स्टेप होती है उसे स्टिमुलेट करते हैं इरिथ्रोपोइसिस की। यानी आपको याद रखना है हेमेटेनिक्स क्या काम करेंगे, ये इरिथ्रोपोइसिस की हीमोग्लोबिन सिंथेसिस की स्टेप को स्टिमुलेट करते हैं। अब पहला हेमेटेनिक्स क्या है? दैट इज़ आयरन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयरन बहुत ही एसेंशियल और नेसेसरी एलिमेंट है फॉर द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, और ये अवेलेबल होता है हमारी डाइट के थ्रू। लेकिन कभी कभी हमें इसकी सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। अगर हमें डेफिशिएंसी हो जाती है आयरन की, तो हम इसे या तो ओरल रूट से देते हैं या तो पेरेंटल रूट से देते हैं। अगर हमें ओरल रूट के थ्रू देना है तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फेरस सल्फेट और फेरस ग्लाइकोनेट और फेरस फ्यूमरेट। ये 3 फॉर्म में दिए जा सकते हैं ओरल प्रिपरेशन। अब डॉग के केस में आप कितना देंगे इसे? 100 to 300 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट फॉर डॉग। एंड कैट के केस में आप इसे देंगे 50 to 100 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट फॉर कैट्स। पेरेंटल प्रिपरेशन जो होती हैं ये इन्हें, अगर हमें ओरल प्रिपरेशन को इनसे देने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सपोज वो वॉमिटिंग भी कर रहा है और देयर इज अदर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ओरल प्रिपरेशन, एंड we prefer here parental preparations. In case of parental preparations, iron dextran is used and a single injection is given at 2 to 3 days of age in neonatal pigs. न्यूनेटल्स पिग में दिया जाता है ये 2 to 3 वीक्स ऑफ एज में, और वो इंजेक्शन होता है आयरन डेक्सट्रॉन का। नाउ द सेकेंड एलिमेंट दैट इज ऑफ द हेमेटिक्स इज कॉपर। कॉपर is also functioning as hematics. कॉपर इज यूटिलाइज एज अ कोफैक्टर। कॉपर जो होता है वो कोफैक्टर के तौर पे यूटिलाइज किया जाता है इन द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए कॉपर का बहुत एसेंशियल रोल है, क्योंकि वो उसका कोफैक्टर है। कॉपर की डेफिशिएंसी होगी तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, और इसीलिए हमें कॉपर की डेफिशिएंसी के केस में हम कॉपर सॉल्ट्स देते हैं, और वी कैन सी कॉपर कंटेनिंग सॉल्ट्स दैट इज कॉपर सल्फेट एंड कॉपर ग्लाइसिनेट के थ्रू सप्लीमेंट करते हैं और कॉपर की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं, ताकि जो ये कोफैक्टर है ये प्रॉपर अमाउंट में मिले एंड द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इज नॉट हैम्पर्ड। नाउ नेक्स्ट इज कोबाल्ट। कोबाल्ट भी विटामिन B12 के सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है, और अगर कोबाल्ट की डेफिशिएंसी होती है तो हम इसे कोबाल्ट सल्फेट और कोबाल्ट क्लोराइड के फॉर्म में देते हैं। दैट इज़ 0.2 to 0.5 ग्राम पर डे। इतना हमें कॉपर रिक्वायरमेंट होता है फॉर द कैटल। कैटल के केस में आपको 0.2 to 0.5 ग्राम ऑफ ये कोबाल्ट की ज़रूरत होती है। एंड इन केस ऑफ ड्रेंचिंग, अगर आपको सो को देना है, सो यानी फीमेल ऑफ पिग, तो इन दैट केस इट इज़ रिक्वायर्ड टू 0.05 to 0.1 ग्राम पर डे। और ये दोनों चीज़ें आपको फीड्स के थ्रू भी दे सकते हैं, या तो आप इसको ओरल ट्रेंचिंग के फॉर्म में भी दे सकते हैं। नाउ अनदर थिंग दैट इज रिक्वायर्ड एज हेमेटिक्स इज फॉलिक एसिड। The folic acid is essential for the synthesis of DNA and RNA. As you all know that the folic acid play a major role in the synthesis of DNA and RNA. And RBC also contain DNA और RNA contain RBC. RBC में DNA नहीं होता, होता है? नहीं होता RBC में DNA. So basically RBC lack nucleus. RBC में न्यूक्लियस नहीं होता। एनीमिया इज ड्यू टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। एनीमिया अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण है तो उसे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। फॉलिक एसिड आपको डाइट के थ्रू अवेलेबल होता है। वो सारी डाइट कौन कौन सी है आपके? लीवर, वेजिटेबल्स एंड यीस्ट। फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट क्या होते हैं? 2 to 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे रिक्वायरमेंट होती है फॉलिक एसिड सप्लीमेंट की। और अगर इसकी डिफिशिएंसी होगी तो आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA RNA। विटामिन B12 हम जानते हैं कि ये DNA सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको न्यूक्लियर मैच्योरेशन एंड डिवीजन नहीं होगा।
और जिसके कारण आपको परनीशियस एनीमिया होगा। अब सप्लीमेंटेशन में आपको क्या करना है, पेरेंटल प्रिपरेशंस ऑफ साइनोकोबालामिन दैट इज विटामिन B12 देना है 2 to 5 माइक्रोग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन एंड ये रीनल पेरिट्यूबुलर सेल्स से प्रोड्यूस होता है इन केस ऑफ हाइपोक्सिक सिग्नल रिसीव्ड इन द किडनी। यानी किडनी में अगर हाइपोक्सिया है यानी आरबीसी का अमाउंट कम है या प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, देन द सिग्नल रिसीव्ड इन किडनी and they release the glycoprotein hormone that is renal erythropoietin from the renal peritubular cells। ये नॉर्मल एरिथ्रोपोइसिस के लिए एसेंशियल होता है। दिस एक्ट ऑन बोन मैरो टू स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस, ये बोन मैरो में एक्ट करेगा और एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करेगा। नाउ एरिथ्रोपोइटिन क्या है, ये इंडिकेट होता है दैट एनीमिया इज ड्यू टू क्रोनिक रीनल फेलियर। अगर आपका रीनल किडनी फेलियर हो जाता है तो आप उस केस में आपको एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन देने होंगे, क्योंकि बनी बात है अगर किडनी में कोई फेलियर है तो किडनी प्रॉपर अमाउंट में एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं करेगी। सो आपको एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू एरिथ्रोपोइटिन को देना होगा लंबे टाइम से किडनी फेलियर है, नहीं तो आपको आरबीसी की अमाउंट कम होने लगेगी। सिंथेसिस फ्रॉम एरिथ्रोपोइटिन दैट इज इपोइटिन अल्फा जो कि अवेलेबल है और ये जो है सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, ये सिंथेटिक फॉर्म है एरिथ्रोपोइटिन का दैट इज एरिथ्रोपोइटिन अल्फा। Another thing is anabolic steroids. Anabolic steroids include testosterone like compounds. ये जो कंपाउंड होते हैं प्रोटीन एनाबॉलिक एक्टिविटी शो करते हैं, ये सर्कुलेटिंग मास को इंक्रीज करते हैं आरबीसी का एंड दे आर ऑल्सो इंडिकेटेड इन केस ऑफ क्रॉनिक नॉन रीजनरेटिव एनीमिया। इस केस में भी इसका यूज़ किया जाता है। Now what are the anabolic steroids that are used for the as anti-hematics that are nandrolone, another is tranozolol, are products that are available to given by oral routes.